नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। बहुत मेहनत कर रहे हो आप लोग, बहुत ही मेहनत मैं भी कर रहा हूं आप लोगों के लिए। ध्यान रखना कि जिनके नसीब जितने ज्यादा अच्छे होंगे, लोग कहते हैं ना नसीब से अपने उसको जॉब मिल गई या नसीब से उसका ये काम हो गया, तो ध्यान रखना कि नसीब जिसके जितने ज्यादा अच्छे नसीब होंगे उसके इम्तिहान सबसे ज्यादा कठिन होंगे। ठीक है ना। तो उसी के साथ हम आगे अपने चलते हैं। दुर्गों के विषय में पढ़ रहे थे। आज लेते हैं हम अचलगढ़ दुर्ग, बयाना दुर्ग और शेरगढ़ दुर्ग। और एक कवि हैं जो राजस्थान क्या भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं, जिनका नाम है दुर्साजी आडा। उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले लेते हैं अपन दुर्गों के बारे में। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं शेरगढ़ दुर्ग के बारे में। ठीक है। तो शेरगढ़ दुर्ग को अपन चर्चा में करते हैं। शेरगढ़ दुर्ग के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो अपन देखते हैं, देखो शेरगढ़ दुर्ग जो कहाँ स्थित है, धौलपुर के अंदर स्थित है शेरगढ़ दुर्ग। ठीक है ना। स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे, धौलपुर जिला राजस्थान के अंदर स्थित है ये। कौन सा दुर्ग है ये? शेरगढ़ दुर्ग। दो शेरगढ़ दुर्ग ध्यान रखना, ये अपन धौलपुर वाले दुर्ग की बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ स्थित है, अपनी स्थिति क्या है इसकी? धौलपुर किला जो धौलपुर के अंदर स्थित है, ये कौन सा दुर्ग है? शेरगढ़ दुर्ग। ठीक है ना। यह देखो एक यह किला जो है ना कुषाण कालीन किला है। कुषाण वंश जो थे उस समय इस किले का निर्माण करवाया गया है। ध्यान रखना, इस किले का जो बाद में पुनर्निर्माण करवाया वो मालदेव ने करवाया है, और मालदेव ने एक सामंत को बोला और सामंत ने इस किले का क्या करवाया? वापस निर्माण करवाया है। इस किले में बहुत सारी इमारतें देखो, एक सैयद हुसैन की एक दरगाह है इस किले के अंदर, एक निहाल टावर है, एक कमल बाग है और एक हुनहुनकार तोप है। तो ये चारों जो है वो इतिहास की दृष्टि से और जीके की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। सैयद हुसैन के बारे में जानते हैं आप कि सैयद हुसैन जी जो थे वो एक समाज सुधारक के साथ साथ एक अच्छे कवि भी थे। तो उनकी दरगाह कहाँ स्थित है? शेरगढ़ किले के अंदर स्थित है। दूसरा है निहाल टावर। जैसा घंटाघर आपने देखा होगा जोधपुर का, वैसा वैसा एक घंटाघर बना हुआ निहाल टावर घंटाघर। ध्यान रखना, जो इसका निर्माण जो है, अगर अपन बात करेंगे निहाल टावर का निर्माण किसने करवाया, तो अपन बात मैं यहाँ लिख देता हूं आपके, निहाल टावर। तो इसका निर्माण की अगर बात करें तो इसका निर्माण करवाया 1880 में आपके राजा निहाल सिंह ने। ठीक है ना। निहाल टावर की अपन बात करें 1880 राजा निहाल सिंह के समय इसका काम चालू हो गया था। ठीक है। राजा निहाल सिंह के समय इसका काम चालू हो गया था, और 1880 ध्यान रखना। और 1910 में राजा राम जो थे, राजा राम सिंह, उनके समय में ये पूर्ण बनकर तैयार हुआ था। ध्यान रखना, राम सिंह के समय ये पूर्ण बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। और ध्यान रखना, ये 150 फीट ऊंचा है और इसके 12 गेट है। कितना ऊंचा है ये? वह 150 फीट ऊंचा। और गेट कितने हैं? 12 गेट है, यानी 12 मुख्य दरवाजे हैं या 12 दरवाजे हैं जिनसे अंदर आया जाया जाता है। ठीक है ना। और 8वीं मंजिल, ये 8 मंजिला है, ध्यान रखना 8 मंजिला है, 8 मंजिला। ठीक है ना। 8वीं मंजिल पर क्या है? छतरी। 8वीं मंजिल पर क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। बात कर लेते हैं हम हुनहुनकार तोप के बारे में। तो ध्यान रखना, इस तोप का जो निर्माण है वो करवाते हैं महाराजा कीरत सिंह। कीरत सिंह इस तोप का निर्माण करवाते हैं। इसके कारीगर कौन है? इस तोप का कारीगर अगर पूछ ले कि कारीगर कौन है, कि इस तोप को किसने बनाया? कीरत सिंह के समय बनी है, पर बनाया किसने अगर पूछ ले तो सीताराम। इस तोप के कारीगर का नाम क्या है? सीताराम है। क्या है? सीताराम, जिसने इस तोप का क्या करवाया? निर्माण करवाया है। ध्यान रखना, इसकी लंबाई लगभग है आपके 19 फीट की लंबाई है इसकी। कितनी लंबाई है ये तोप? यहां लिख रहा हूं 19 फीट लंबी है। और इसका जो आगे का मुंह है वो किसके? सिंह मुखाकृति है, सिंह मुखाकृति लिए हुई तोप है। ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। और ये ध्यान रखना, धौलपुर के किले की बात कर रहे हैं हम, शेरगढ़ वाले। शेरगढ़ किला जो धौलपुर के अंदर है उसकी बात चल रही है। दूसरा शेरगढ़ किला एक और है,
ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। जिंदगी में अगर कुछ पाना है आपको तो ध्यान रखना, जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपने तरीकों को बदलो, इरादों को बदलने की जरूरत नहीं है। अगर तरीके बदलोगे तो आपको आपका लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे चलते हैं। शेरगढ़ दुर्ग के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। ध्यान रखना, शेरगढ़ किले का निर्माण जो है वो वापिस निर्माण जो कुषाणकालीन, पहले खंडर तो था ही, उसका रिकंस्ट्रक्शन कौन करवा रहा है? मालदेव करवा रहा है। कब करवा रहा है? 1532 के अंदर करवा रहा है। इसने बहुत सारे किले बनाए हैं, तो उसमें से एक किला ये भी है। इसके बाद शेरशाह सूरी का आक्रमण हुआ, ठीक है ना। मालदेव और शेरशाह सूरी के बाद मध्य ग्रीष्ममेल का युद्ध हुआ। उस युद्ध के बाद में ये किला जो था वो शेरशाह सूरी के अधीन चला गया, और शेरशाह सूरी के नाम पर इस किले का नाम क्या पड़ गया? शेरगढ़ पड़ गया। और 1540 के अंदर शेरशाह सूरी ने इस किले का क्या करवाया? जीर्णोद्धार करवाया। और बाकी बाद में जो जो राजा आए जिनका इन पर अधिकार रहा, ध्यान रखना शेरगढ़ किला जो है वह सैन्य छावनी के रूप में यूज किया गया। जब इस किले का निर्माण करवाया गया था तब इस किले के अंदर एक हनुमान जी का मंदिर बनवाया गया था। ध्यान रखना शेरशाह सूरी ने इस मंदिर को नहीं तोड़वाया, वो मंदिर आज भी इस किले के अंदर मौजूद है, ठीक है ना। वो किले आज भी लोगों के लिए खुला है मंदिर, और लोग वहां दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे चैनल यूट्यूब पर जो हमारा चैनल है उसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। ध्यान रखिए कि कुछ पाने की आस हो तो कुछ अरमान रखने पड़ते हैं, ठीक है ना। कुछ पाने की आस हो तो कुछ अरमान रखने पड़ते हैं, खासकर हर कोशिश में अपने को दरिया पार करने पड़ते हैं। अगर दरिया पार नहीं करोगे, अपने आप को कठिनाई में नहीं डालोगे, तो कभी भी लक्ष्य के पास नहीं पहुंच पाओगे। आगे अपन देखते हैं, अगले किले के बारे में चर्चा करते हैं। आगे का किला अपन ले लेते हैं, अचलगढ़ दुर्ग को ले लेते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, काफी ध्यान रखना। सिरोही क्षेत्र के अंदर आता है, आबू, माउंट आबू के पास में। जब माउंट आबू ऊपर रह जाता है और अचलगढ़ पहले आता है, ठीक है ना। तो देखो कहां पे है अचलगढ़ दुर्ग, सिरोही जिला राजस्थान के अंदर स्थित है यह दुर्ग, ठीक है ना। परमारों ने इस किले का निर्माण करवाया है, ध्यान रखना, परमार कालीन किला है ये। महाराणा कुंभा जो थे, इधर ध्यान रखना, एक तरफ मालदेव उसने भी बहुत सारे किले बनाए हैं, एक तरफ कुंभा इसने भी बहुत सारे किले बनाए हैं। तो महाराणा कुंभा ने इस किले का क्या करवाया? पुनर्निर्माण करवाया है, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत सारी इमारतें हैं, जैसे दुर्सा आडा की मूर्ति लगी हुई है, भंवराथल लगा हुआ है, मंदाकिनी कुंड है, ओखा रानी की छतरी है, चेतावनी बुर्ज है, अचलेश्वर मंदिर है, ठीक है ना। अचलेश्वर मंदिर में भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए, और स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। आप ध्यान रखना कि आपको हर एक किले के बारे में जानकारी लेने से पहले, जितने भी आप किले के बारे में जानकारी ले रहे हो, उन किलों के अंदर आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी इमारतें हैं, कौन कौन से इसके अंदर महल बने हुए हैं, किसकी मूर्ति है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए हर किले के बारे में। तो अपन बात कर रहे हैं अचलगढ़ दुर्ग की, इसके अंदर ये सारी चीजें ध्यान रखना। दुर्सा आडा की मूर्ति, दुर्सा आडा को अपन इस किले के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। दुर्सा आडा कौन थे, कहाँ के थे, इसके बाद में हम दुर्सा आडा के बारे में पढ़ेंगे कि दुर्सा आडा कहाँ के थे, कौन थे, ये ध्यान रखना। भंवराथल बना हुआ है, एक मंदाकिनी कुंड बना हुआ है, ये कुंड बहुत ही ध्यान रखना पवित्र कुंड माना जाता है। ओखा रानी का महल बना हुआ है। चेतावनी बुर्ज, चेतावनी बुर्ज का मतलब क्या है? कोई भी दुश्मन आ रहा है तो उसको पहले चेतावनी दी जाती थी, तो उसको चेतावनी देने के लिए एक बुर्ज, एक कह सकते हो आप पिल्लर, बड़ा सा पिल्लर का निर्माण करवाया गया था, वहां से चेतावनी दी जाती थी, तो वो भी इसके अंदर बना हुआ। अचलेश्वर मंदिर ये सबसे ज्यादा फेमस है वहां का, इसी के नाम पर इसका नाम अचलगढ़ पड़ा है। परमारों के ध्यान रखना इष्ट देव होते थे अचलेश्वर महादेव, उस कारण इसका नाम क्या पड़ गया है? अचलगढ़ पड़ गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अचलगढ़ दुर्ग के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। देखिए 1442 ईस्वी के अंदर मेवाड़ के महाराणा थे या राणा थे, राणा कुंभा, उनके द्वारा इस किले को वापस बनवाया गया। पहले परमारों का वहां पे किला था, खंडर था, उस खंडर को इन्होंने रिकंस्ट्रक्शन वापस करवाया। ध्यान रखना, परमार शासकों के इष्ट देव या आराध्य देव थे, ठीक है ना, कौन? अचलेश्वर महादेव, इस कारण इसका नाम क्या पड़ गया? अचलगढ़ पड़ गया। यहाँ पर बहुत सारी चोटियां हैं आसपास में। शहर चोटी है वो 1597 मीटर ऊंची है, अचलगढ़ चोटी है वो 1380 मीटर ऊंची है, देलवाड़ा चोटी है वो 1442 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए,
लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके उतने नोट्स बनाएं। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो ये आपका लिखा हुआ पढ़ा हुआ कोई काम का नहीं है। ध्यान रखना मित्रों, जिसका लक्ष्य बड़ा होगा, जो व्यक्ति अपना लक्ष्य बड़ा रखेगा, उसके कदमों के अंदर सारा जहान आएगा। ठीक है ना, वो अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेगा। लक्ष्य बड़ा रखो, सपने बड़े देखो, और सपने खुली आंखों से देखो। बंद आंखों से देखने वाले सपने कभी पूरे नहीं होते। आगे की अपन देखते हैं, आगे कोई किले के बारे में जानकारी लेते हैं। जो कौन सा किला देखते हैं, अब अपन लेते हैं इसके अंदर दुर्सा जी आडा। तो दुर्सा जी आडा के बारे में भी अपन जानकारी ले लेते हैं, कौन थे, क्या थे। ठीक है ना, देखो दुर्सा जी आडा, ये आपको चित्र दिख रहा होगा। हिंदूवादी प्रथम राष्ट्र कवि माने जाते हैं ये। इनका जन्म जो है ना वो 1535 धुंधला, पाली जिला है जोधपुर के पास में, वहां पर होता है। ठीक है ना, पाली जिले के अंदर होता है। मृत्यु 1655 पचेटिया के अंदर होती है। ये क्या थे, ध्यान रखना, एक कवि थे, योद्धा थे और राजा के सलाहकार भी थे। अकबर के दरबार में रहते थे ये। तो अकबर के, ध्यान रखना, अकबर के लिए इन्होंने युद्ध भी किए हैं, उसके सलाहकार भी रहे हैं, और अकबर के लिए कविताएं भी लिखी है डिंगल राजस्थानी भाषा के अंदर। बहुत ही प्यारी प्यारी इन्होंने कविताएं लिखी हैं। और ध्यान रखना, इनकी डिंगल में जो जो उल्लेखनीय काम है, कौन कौन से, एक तो देखो विरुद्ध छतरी और इकतारा बावनी। ये विरुद्ध छतरी है, इसमें महाराणा प्रताप के बारे में लिखा इन्होंने। 76 दोहे लिखे हैं। तो 76 यानी विरुद्ध 76, महाराणा प्रताप के बारे में इन्होंने 76 दोहों का अंदर वर्णन किया है, वो ध्यान रखना। इनके बच्चे थे, कौन थे, भारमल था, जगमाल था, सादुर था, कामजी था, और ध्यान रखना कृष्णा जी था। ये सारे इनके बच्चे थे, जो बाद में इनको मेवाड़ की तरफ से जागीरें भी मिली हुई है, प्रमाण है। और वो आज भी वहां पर इनका वंश जो है, वो दुर्सा जी आडा का वंश आज भी मेवाड़ के अंदर रहता है। ध्यान रखना, इन्होंने महाराणा प्रताप की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं, जिसको अपन विरुद्ध 76 के अंदर पढ़ते हैं। और जब प्रताप का निधन हुआ था, जब महाराणा प्रताप ने अपने प्राण त्याग दिए थे, अपने शरीर को त्याग दिया था, ये बात जब मुगल दरबार के अंदर पहुंची थी, तो लीडर होकर अकबर की उपस्थिति में इन्होंने प्रताप यानी महाराणा प्रताप का इन्होंने बखान किया था। ठीक है ना, बाकी किसी की हिम्मत नहीं थी अकबर के सामने प्रताप का बखान करने की। तो इन्होंने लीडर होकर महाराणा प्रताप का बखान किया था, जिसे प्रसन्न होकर अकबर ने अपने गले में मोतियों की माला पहनी थी, वो इनको तोहफे में दे दी थी। ठीक है ना, इन्होंने प्रताप की बहुत चर्चाएं की है। जैसे एक दोहा मुझे याद आता है दुर्सा आडा का, कि अणदागल असवार रयो राण प्रताप सिंह, ऐसा कुछ करके है। एक अणदागल असवार रयो राण प्रताप सिंह के एक अकबर ये एकर दागल की सारी दुनी, अकबर ये एकर दागल की सारी दुनी, अणदागल असवार रयो राण प्रताप सिंह। एक बार अकबर ने इस भारतवर्ष के सभी घोड़ों पर मुगलिया दाग लगा दिया था, परंतु अणदागल असवार, जो ऐसा घोड़ा भी था जिसके ऊपर दाग नहीं लगा था, वो घोड़ा था महाराणा प्रताप का। ठीक है ना, और एक और इनकी एक मुझे दोहा याद आता है, कि ये कहते हैं कि अकबरिये भेड़ा किया बाठा भूपत अनेक, अकबरिये एकर भेड़ा किया बाठा भूपत अनेक, नहीं कर पायो भेड़ो पारस राण प्रताप सिंह। मतलब अकबर ने बहुत सारे राजाओं को ऊपर जीत हासिल कर ली, बहुत सारे राजाओं को अपने यहां पर एकत्रित कर लिया, पर एक पारस जैसे, पत्थर जैसा एक शासक था जिसका नाम था महाराणा प्रताप, वो उसको कभी अपने अधीन नहीं कर पाया। तो दुर्सा आडा भी जो है, वो ध्यान रखना भारतीय इतिहास में और राजस्थान इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये उनकी तस्वीर है, और ध्यान रखना, ये इनको प्रथम राष्ट्रवादी या हिंदूवादी कवि के रूप में जाना जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हर छोटी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आप इस चैनल के माध्यम से कई सारे बच्चों को लाभ मिल सकता है, तो आप इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान रखना, अगर किसी का बुरा वक्त चल रहा है, मेरे कई दोस्त कहते हैं कि अभी मेरा बुरा वक्त चल रहा है, तो हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई कह रहा है जॉब नहीं मिल रही, कोई कह रहा है मैं वहां नहीं हो रहा, या कोई कह रहा है मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो इस बात को ध्यान रखना, निराश कभी मत होना, क्योंकि बुरे वक्त की जो तिजोरी है, ध्यान रखना, कोई बुरे वक्त की जो तिजोरी है, उसमें सफलता के बड़े बड़े हथियार होते हैं।
तो कभी भी अपने बुरे वक्त में निराश मत होना, किसी के ऊपर आशा मत करना कि वो मेरा हेल्प कर देगा, वो मेरी मदद कर देगा। हाँ, आपके पीछे हाथ रख सकता है, कोई सपोर्ट आपको कर सकता है, पर आपकी जगह जाके काम वो नहीं कर सकता। उस काम आपको ही करना है, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले दुर्ग के बारे में। देखो, शेरगढ़ दुर्ग हो गया है अपना, अचलगढ़ दुर्ग हो गया है। अब लेते हैं अपन बयाना दुर्ग के बारे में, कि बयाना के अंदर जो किला बना हुआ है उस किले के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बयाना कहां पे, ध्यान रखना, भरतपुर के अंदर। और भरतपुर, भरतपुर अपने राजस्थान के अंदर। ठीक है ना। भरतपुर पर ध्यान रखना, सूरजमल जाट बहुत ही वीर और प्रतापी शासक थे जिनका आधिपत्य रहा है, और दिल्ली से भी वो टक्कर ले चुके हैं, दिल्ली के दरवाजे भी वो खोल के ला चुके हैं। ध्यान रखना कि इस बयाना दुर्ग का निर्माण जो है 1440 ईस्वी में विजयपाल जादौन द्वारा करवाया गया। ये जादौन, ध्यान रखना, यादवों के अंदर आते हैं। भाटी अपन ने पढ़ा जैसलमेर के भाटी, ये उन्हीं भाटियों की एक शाखा है, यादवों की एक शाखा है जादौन और भाटी। ठीक है ना। बयाना किले के अन्य नाम ध्यान रखना, विजय मंदिर गढ़, क्योंकि विजयपाल जी ने निर्माण करवाया, तो विजय मंदिर गढ़। बाणासुर के किले के नाम से भी जाना जाता है। आप शिव पुराण के अंदर बाणासुर का जिक्र मिलता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। बादशाह के किले के रूप में भी जाना जाता है। बयाना किले में कुछ इमारतें हैं, ध्यान रखना, लोधी मीनार है, दाऊद खां मीनार है, सादुल्ला सराय है, अकबर की छतरी है, और जहांगीर दरवाजा है। तो ये सारी की सारी चीजें कहां है, बयाना किले के अंदर। अकबर की छतरी के बारे में एक कहावत है, अभी ये बहुत ही जर्जर कंडीशन में है, सरकार को, पुरातात्विक विभाग को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये अपने इतिहास को बताने वाली चीजों में से एक है। इस छतरी के बारे में माना जाता है ये वही स्थान है जब अकबर की सेनाएं किसी पे विजय प्राप्त करके लौटती थी, तब अकबर इसी स्थान पर खड़े होकर अपनी सेनाओं को सैल्यूट करता था, सलामी देता था, या सेनाओं के जो बड़े बड़े योद्धा थे उनसे मिलता था। ठीक है ना। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। ध्यान रखना मित्रों, ख्वाहिश चाहे कितनी भी छोटी हो, आपकी ख्वाहिशें चाहे कितनी भी छोटी हो, पर उनको पूरा करने के लिए दिल में जिद होना जरूरी है। अगर जिद नहीं है आपके अंदर तो आप कोई भी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाओगे। बयाना किले को जब अपन पढ़ते हैं तो बयाना के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए हमें। ठीक है। एक बयाना निधि नाम से करके क्वेश्चन कई बार आता है, आरएस के अंदर भी आता है, छोटे एग्जामों के अंदर भी आता है, तो उसको अपन आज देख लेते हैं ढंग से। और आज अच्छे से देख लोगे तो कभी भूलोगे नहीं बयाना निधि क्या है। ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन आया बयाना निधि के बारे में, तो देखते हैं। देखो, 1946 के अंदर, 1946 के अंदर हुलनपुर के चरवाहों को खेत में तांबे का एक पात्र मिला। ठीक है ना। कब मिलता है, देखो 1946 के अंदर एक बड़ा सा घड़ा तांबे का मिलता है, वो पूरा का पूरा स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ था। ठीक है ना। तो इन्होंने वो जो घड़ा था वो ले जाकर वहां के राजा को दे दिया, और राजा ने अपने खजाने के अंदर रखवा दिया। 1951 जब देश आजाद हो जाता है तो महाराजा ने यह कलश जो था जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे, वो उसको लगा कि ये पुरातात्विक महत्व की चीजें हैं, तो उसने पुरातात्विक विभाग के तहत एक ताम्रपत्र जो था वो सिक्कों से भरा हुआ घड़ा जो था, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनके माध्यम से राष्ट्रीय संग्रहालय को भेंट कर दिया। इसी भेंट को ध्यान रखना बयाना निधि के नाम से जाना जाता है। और उसके अंदर जो सिक्के थे वो ध्यान रखना गुप्तकालीन शासकों के सिक्के थे, और ये पुरातात्विक रूप से बहुत महत्व रखते हैं। कहते हैं कि इस किले में एक शाका हुआ है। ठीक है ना। एक क्या हुआ है, शाका, जौहर हुआ है। तो उस जौहर, ये प्रथम जौहर माना जाता है, परंतु इसके पूर्ण रूप से साक्ष्य नहीं मिलते हैं। एक देखो विजयपाल रासो है और करौली ख्यात है। इससे पता चलता है कि जो महाराजा विजयपाल थे 1045 ईस्वी में अबू बकर शाह कंधार का था, उसके साथ इनका घमासान युद्ध होता है। इस युद्ध के उपरांत यहाँ की स्त्रियां क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। यह राजस्थान के इतिहास में जौहर का पहला अवसर माना जाता है, परंतु इसके पूर्ण साक्ष्य मौजूद नहीं होने के कारण हम इसको पहला साक्ष्य नहीं कह सकते। और जब महाराजा विजयपाल की 1093 ईस्वी के अंदर मृत्यु हो जाती है, उसके बाद से इस किले के ऊपर जो है वो ध्यान रखना मुस्लिम आधिपत्य हो जाता है। तो आज हमने ध्यान रखना कौन कौन से किले पढ़े हैं। बयाना का किला पढ़ा है आज हमने। ठीक है ना। देखो, एक तो हमने पढ़ लिया शेरगढ़ किला, एक बयाना का किला और एक अचलगढ़ का। उसके अलावा हमने किसके बारे में पढ़ा है, दुरसा जी आडा के बारे में पढ़ा है। तो लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और जितना हो सके उतना इन सारी चीजों के नोट्स बनाइए। धन्यवाद।